हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और डिग्री क्लासेस पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले कृषि पशुपालन के पेपर को, जो कि पेपर की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही हम अपनी तैयारी को भी बेजोड़ बनाएंगे। और तो चलिए बिना समय गवाए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, पेपर प्रारंभ के 15 मिनट पहले विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो 15 मिनट पढ़ना है, पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होगा। और पूर्णांक किसका रहेगा? 50 नंबर का। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है ना, ये मतलब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर का आता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जो कि कम से कम उसमें 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो किसी न किसी सेट में जरूर आएगा और एकदम आसान भाषा में समझेंगे। जैसे कि 6 नंबर ना फ्री में देखा जाता है। जैसे अगर हमें मान लो कि गाय बना दें, जैसे कि इसमें बिजन कोरी, स्कंद पर्दे, थूथुन और चाँद, ककुद, ये सब जो है दिखाना है ना, जब बना दे तो 6 नंबर इसमें मिल जाएगा। जैसे पशुओं को चिन्हित करने की कौन कौन सी विधि है, काफ़ी आसान है। गाय की उम्र याद करने की कौन कौन सी विधि, जैसे दांत द्वारा होता है, सींग द्वारा होता है, या फिर अभिलेखों द्वारा होता है। सबसे सर्वोत्तम विधि मतलब कौन सी है? दांतों द्वारा याद करना। और कभी कभी दंत सूत्र भी आता है गाय का, मतलब रोमंती पशुओं का दंत सूत्र भी कभी कभी आता है। ये देखिए, अगर हम इसे गाय बना दे रहे हैं तो हमारा 6 नंबर आराम से मतलब फ्री में देकर जा रहा है। 6 नंबर जैसे कि मतलब उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन 6 नंबर फ्री में देकर जाए। जैसे वो है विजनखोरी हो गया, ये दूध सिराएँ हो गई, और फिर पिछली पिंडलियाँ होंगी, और फिर ये आयन हो गया। ये जो होता है ना, इसे थन कहते हैं। तो ये थन हो गया। यहाँ पर हो गया ककुद, जिसे ककुद, और फिर पीठ हो गया, फिर कुबड़ हो गया, फिर अगला धमनी हो गई, मतलब अंदर का भाग है। और यहाँ पर चाँद रहता है। चाँद मतलब सफ़ेद, जो कोई गाय दिखे ना वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद रहता है, सफ़ेद सफ़ेद बाल रहते हैं, उसे चाँद कहते हैं। तो चाँद हो गया, ऐसे है। तो चलिए और आता है कुछ, जैसे मतलब निम्नलिखित नस्ल के मूल स्थान, मुख्य लक्षण एवं उपयोगिता को तालिका रूप में दर्शाई। तो काफ़ी स्थान होता है, मतलब काफ़ी आसान होता है ये सब। आराम से 6 क्वेश्चन आता है, 6 नंबर देकर जाता है। तो चलिए पहले अपने लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। जैसे किसी उत्तम गाय के लक्षण लिखिए। किसी उत्तम गाय के लक्षण कैसे रहेंगे? जैसे कि गाय जो हमारी दुधारू गाय होती हैं, मतलब नस्ल के अनुरूप होती हैं, सुसंगठित होती हैं, सुव्यवस्थित होती हैं, क्षमता युक्त होनी चाहिए। उसका पिछला भाग भारी होना चाहिए, यानी त्रिकोणाकार होना चाहिए। एक अच्छी गाय के लिए ना, मतलब पच्चड़ों की संख्या, जो पच्चड़ होते हैं ना गाय के, अगर देखेंगे ना तो मतलब काफ़ी अच्छे मतलब पच्चड़ की शक्ल बननी चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए, पहले दुधारू गाय का शरीर, जो हमारी दुधारू गाय होती हैं उनकी शरीर, मतलब उनका शरीर नस्ल के अनुरूप सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्षमता युक्त होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें, उसका शरीर जो है ना त्रिकोणाकार होना, त्रिकोणाकृति का होना हो। और फिर एक अच्छी गाय के शरीर पर पच्चड़ों की संख्या, जो पच्चड़ होते हैं ना, उसकी शक्ल बननी चाहिए। और फिर पशु सीधे स्वभाव का होना चाहिए। वह सिर से ना मारने वाला ना हो, जो मतलब कुछ होते हैं ना कि सिर से मारते हैं। और फिर दूध दूहते समय जो है ना कूदते हैं, उछलते हैं, या फिर दूध दुहते समय जो लात चलाते हैं, तो ऐसे स्वभाव का ना हो। दुधारू पशु सीधे, मृदु, शांत एवं गंभीर स्वभाव की हों। जो दुधारू पशु होते हैं वो सीधे स्वभाव, मृदु। आगे देखिए, पशु के आयन का विकास। जो पशु का आयन होता है, इसका मुख्य भाग होता है दुधारू पशुओं का। तो पशु के आयन का विकास एवं फैलाव अच्छा तथा पिछली टांगों के बीच ऊपर एवं पीछे की ओर होना चाहिए। थन होता है, जो आयन होता है ना, उसका विकास अच्छा होना चाहिए। और टांगों के बीच के ऊपर एवं पीछे की ओर अधिक होना चाहिए। जो टांगों की दोनों पीछे टांगें होती हैं ना, यहाँ पर अधिक होना चाहिए। और बात करें, आंखें चमकीले तथा बड़ी उच्च कान, लंबे कान, बड़े तथा खुले नथुने, चौड़ा थोथुन तथा जबड़े मजबूत होने चाहिए। बात करें आगे की, मतलब अगला क्वेश्चन है हमारा, पशुओं के दोहन की 2 विधियां, अच्छे दोहन के सिद्धांत। पहले हम इसको देखेंगे, अच्छे दोहन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग। तो पहले हम इसको देखेंगे। जब भी हम दूध दुहे ना, तो मतलब एकदम शांत जगह, शांत स्थान हो, और फिर एकदम शांत हो। और उसके बाद ना, जैसे कि हम ऐसा दूध दुहे ना ताकि उसको जो महसूस हो कि उसका बछड़ा दूध पी रहा है। और फिर मतलब थोड़ा थन उसको साफ करके, थन उनको अच्छे से साफ करके टॉवल से पोंछ कर, मतलब किसी से पोंछ कर फिर हमें दूध दूहना चाहिए। और फिर अगर हम देखें यहाँ पर,
प्रकृति की ओर से जो मादा पशुओं में अनेक नवजात, उनके नवजात जो मतलब प्रकृति की ओर से यानी कि मादा पशुओं में उनके नवजात बच्चों के लिए उत्पादन होता है। क्या उत्पादन होता है? दूध उत्पादन होता है ना। इसके बाद जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ को सुख का अनुभव होता है। जब बच्चा दूध पीता है तो उसको ना, जब बच्चा दूध पीता है तो मादा को सुख का अनुभव होता है। इसलिए ना जब इन दूध दुहा जाता है ना तो ऐसा दूध दुहे ना ताकि उसे लगे कि उसका बच्चा ही दूध पी रहा है, और साथ ही तो माँ का सुख का अनुभव होता है। इसलिए ग्वाले द्वारा गाय का दूध निकालने समय, जो ग्वाले द्वारा है गाय का दूध निकालते समय यह सावधानी बरतनी चाहिए कि गोदोहन पशु मतलब जो गोदोहन है, जो मतलब जो पशु है, पशु को ऐसा लगे जैसे ना उसका बच्चा ही दूध पी रहा है। वो भी मैंने पहले बताया, जैसा लगे ना, मतलब ऐसा दूध दुहा जाता है ना जैसे उस ऐसा दूध दुहे जैसे लगे ना कि पशु का बच्चा ही, जो बच्चा है वही मतलब दूध पी रहा है। तो अपना ना पूरा दूध उतार देगी, उसका बच्चा ही दूध पी रहा हो। अन्यथा अन्यथा ना अथवा नहीं, मतलब अगर बात करें ना पी रहा हो। इसके अतिरिक्त मादा पशुओं के दूध उत्पादन अंग बहुत ही कोमल होते हैं। जरा सी असावधानी पशु को परेशानी पैदा कर सकती है। जो पशु का मतलब पायन होता है ना वो बहुत ही कोमल होता है। अगर थोड़ा सी भी असावधानी बरते ना तो जो है ना वो पैदा कर सकती हैं हानिकारक, मतलब हानिकारक हो सकता है उनके लिए। और अगर हम आगे देखें मिल्किंग ऑफ, कहाँ गया, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट भूल गए, जैसे कि हो गया गोदोहन, मतलब गोदोहन में शीघ्रता करनी चाहिए, मतलब शीघ्रता करनी चाहिए। जो हमारा पशु का दूध दूह रहे हैं ना तो उसमें हमें शीघ्रता मतलब शीघ्रता से दूध होना चाहिए। तो सिद्धांतों को ध्यान में रखकर, मतलब जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग का हमारा क्वेश्चन क्या था, अच्छे दोहन के सिद्धांत लिखिए। तो हो गया, उसका डिफिनेशन हो गया। और फिर अगर हम बात करें ना कि जैसे कि गोदोहन के समय, दिख रहा कि नहीं, गोदोहन की अगर हम इसकी बात करें ना, इस पॉइंट की अगर बात करें हम, तो गोदोहन ना प्रतिदिन प्रति समय पर किया जाता है। गोदोहन की मतलब नियमितता, मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि इसमें गोदोहन एक दिन मतलब प्रतिदिन एक निश्चित समय पर एक निश्चित समय पर एक किया जाता है। गोदोहन मतलब चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, चाहे मतलब 2-3 बार, मतलब एक निश्चित समय पर किया जाता है। अगर हम 8 बजे गोदोहन सुबह मतलब अगर शाम को 8 बजे कर रहे हैं तो डेली 8 बजे ही करेंगे। अगर सुबह 6 बजे कर रहे हैं सुबह, तो हम 6 बजे ही करेंगे। अगर हम दोपहर में, जहाँ लोग जैसे कि कोई गाय अधिक दूध देने वाली है, अगर कोई गाय या भैंस अधिक दूध देती है तो अगर हम उसको 3 टाइम दूहना है तो 6 घंटे, जैसे मतलब 8 घंटे। एक बार हम 6 घंटे मतलब 6 बजे दूह रहे हैं, फिर हम दूध लेंगे 12 बजे, फिर रात में कितना लगभग 8 बजे दूह लेंगे। तो मतलब ना, तो इससे 20 से 25% जो है दूध हमारा बढ़ जाता है, दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि 3 बार दूह रहे हैं ना। तो मतलब एक निश्चित समय पर धोना चाहिए। और गोदोहन में शीघ्रता हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। गोदोहन में शीघ्रता मतलब गोदोहन का कार्य ना जितना भी शीघ्र होगा, गोदोहन का कार्य जितना ही शीघ्र होगा पशु उतना ही आराम अनुभव करेगा और मतलब पूरा दूध छोड़ देगा। इससे फायदा होता है ना कि पूरा दूध छोड़ देगा, ये पूरा दूध उतार देगा या छोड़ देगा। कितना समय लगता है इसमें? 5 से 7 मिनट। हमें 5 से 7 मिनट में ना 5 से 7 मिनट में हमें पूरा अपना गोदोहन का कार्य समाप्त कर लेना चाहिए। और फिर अगर बात की ना गोदोहन के समय, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोदोहन के समय पूर्ण शांति। हमारा गोदोहन के समय ना शांति रहती है और गोदोहन की ना पूर्णता, जैसे कि मतलब अगर हम जान लो पूर्ण गोदोहन जैसे कि अगर मान लो कि हम दूध दूह रहे हैं और फिर हम एक, जैसे होते हैं ना कि गांव में एक थन में
एक थन में ना अधिक दूध छोड़ देते हैं बच्चों के पीने के लिए, जो कि एक मतलब काफ़ी पशुओं के लिए हानिकारक होता है। इससे ना कि मतलब थनैला रोग हो जाता है, मतलब थनैला रोग हो जाता है, उसके ना उसमें दूषित हो जाते हैं। एक थन उसके बड़े रहते हैं और तीनों छोटे छोटे रहते हैं, क्योंकि तीनों में से अच्छे से दूध लेते हैं। एक थन को एक थन को हाथ भी नहीं लगाते हैं, जिससे उसका थन मतलब थन की जो आकृति है, आकार है ना, वो बिगड़ जाती है। एक स्वभाव नहीं से अगर हम दूध दोहन कर रहे हैं तो हमें चारों थनों में समान रूप से दूध मतलब छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा समय छोड़ना है। जैसे गोदोहन करते समय ना चारों थनों का ना दूध निकाल लेना चाहिए। अगर मतलब बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं तो चारों थनों में बराबर दूध छोड़ना चाहिए। बच्चों को तुरंत पिला देना चाहिए ताकि तुरंत पिलाएं उसे। और फिर अगर हम ये 3-4 पॉइंटों में पाँचों पॉइंट की बात करें हम ना, तो गोदोहन के समय गोदोहन कार्य में पूर्ण स्वच्छता। वैसे हम जब गोदोहन मतलब करें तो पहले अच्छी तरह से बर्तनों को धो ले, गौलों को साफ सुथरा रहना चाहिए। और जो थन है, थन को पहले धोकर उसके तावली वाली से या फिर किसी भी कपड़े से उसे साफ कर लें, और ताकि मतलब किसी भी प्रकार की गंदगी ना रहे। और फिर अगर हम बात करें ना गोदोहन के बीच का अंतर, जैसे भी पहले बताया ना, अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिर गोदोहन के बीच का अंतर। ये जो गोदोहन के बीच का अंतर है ना, जैसे कि अगर मान लो कि मतलब 10 लीटर हमारी दूध गाय दे रही है, 10 लीटर हमारी दूध गाय दे रही, मतलब हमारी जो गाय है 10 लीटर दूध दे रही है 24 घंटे में ना, तो उसको मतलब 2 बार धोआ जाना चाहिए। अगर मतलब 10 से 24 घंटे दे रही है तो मतलब एक बार सुबह धो लेंगे, एक बार शाम को 5-5 लीटर हो जाएगा। अगर हमारी गाय 10 लीटर से अधिक दूध दे रही है, 10 से 20 लीटर दूध दे रही है, तो इसको 24 घंटे में 3 बार धोआ जाना चाहिए, मतलब 3 बार धोना चाहिए। ऐसे मतलब गायों को अगर मतलब धो रहे हैं ना, तो कम से कम 10% दूध हमारा अधिक बढ़ जाएगा। और फिर अगर बात करें ना कि जब भी हम दूध का कार्य कर रहे हैं ना, तो होता है सतत दोहन। लगातार दूध धोना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब रुक जाए, और समान गति से दूध धोना चाहिए। और जो हमारे अगर जान लो कि जैसे कि बच्चों के पिलाने के लिए दूध छोड़ दे रहे हैं, फिर हमारा बच्चा दूध पी रहा है, या फिर बच्चा दूध नहीं मतलब बच्चों को दूध नहीं पीना वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो उसमें ना अगर दूध भी है ना, तो प्रथम जो दूध होता है ना, थन की 2-3-4 धारें होती हैं ना, उसे हम नीचे गिरा देते हैं ताकि वो जीवाणु की संख्या ना कम हो जाए, वैसे भी जीवाणु की संख्या कम हो जाए। और अगर बात करें ना कि तो हमें कभी कभी ना, जैसे सप्ताह में या 2-3 सप्ताह में कम से कम ना 1-2 बार स्ट्रिप कप परीक्षण करा लेना चाहिए, जिससे मतलब ना पशु को थनैला रोग ना हो, मतलब जिससे पशु को थनैला रोग हो तो पता चल जाए। और अगर हम इसकी बात करें अपने प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग की, अगर इसने पूछा था कि दूध दोहन की विधियाँ लिखी हैं, हमारा पेपर है यहाँ पर, पशुओं की दोहन की 2 विधियाँ लिखी हैं। तो वैसे तो पशुओं की दोहन की विधियाँ काफ़ी हैं, जैसे कि हो गया ना कि दूध दोहने के पूर्व इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि मतलब दूध दोहने वाला और गाय स्वच्छ और स्वस्थ हो। मतलब पहले इसको मतलब अच्छे से देख लेते हैं कि गाय भी स्वच्छ हो, बर्तन भी स्वच्छ हो, और फिर जो गाय और फिर ग्वाला है जो दूध दोहने वाला है वो भी मतलब स्वस्थ होना चाहिए। इसकी मतलब ना इसके बाद ही हम लोग दूध को दोहते हैं। और फिर जो हमारे देश है ना, यहाँ पर मतलब हाथों से दूध दुहा जाता है, जो कि विदेशों में ना एक मशीनों से किया जाता है, जिससे शीघ्रता भी होती है, लेकिन मशीनों की हानिकारक भी होती है ना, कि अगर हम मान लो कि हमारा थन से दूध खत्म हो गया, जो फिर वो लगे रहते हैं, मशीन लगे रहते हैं, वो थन से ना ब्लड भी मतलब खून भी रक्त भी मतलब निकाल देते हैं। अगर दूध नहीं है ना, उसको मतलब एक कुशल श्रमिक की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, और एक कुशल मतलब शिक्षित श्रमिक की। नहीं तो अगर दूध खत्म हो गया तो अगर हम ध्यान ही ना दिए ना, तो जो आयन है ना उसे ब्लड निकाल लेगा ढेर सारा। तो
हमारा ये है पशु पशु की दोहन की 2 विधियाँ। पहले एक अंगूठा दबाकर दूध निकालना, अंगूठा लगाकर मतलब अंगूठा दबाकर दूध निकालना, इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंगूठा दबाकर दूध निकालना, इसको कहते हैं नकलिंग, नकलिंग मेथड ऑफ मिल्क। और अंगूठा दबाकर दूध निकालना यानी कि अंगूठा दबाकर, तो ये मेथड मतलब नकलिंग विधि। तो देखिए इसको एक ना काफ़ी दोस्त या मतलब काफ़ी त्रुटिपूर्ण मतलब विधि है नकलिंग। इस पहले कुछ समझिए, जैसे कि हमारे जान लो थन है, जब भी हम अंगूठा दबा कर निकलेंगे ना तो यहाँ पर गांठें पड़ जाती हैं, जो कि पशुओं के लिए ना काफ़ी कष्टदायक हो। जब हम दूध दूहते हैं ना तो पशुओं को काफ़ी दर्द होता है, ये जी ना पशुओं के लिए काफ़ी कष्टदायक अनुभव करती है, जिससे हम पूरा दूध नहीं उतारते हैं। जब उसे कष्ट होगा तो पूरा दूध थोड़े ना उतारेगी। तो देखिए कि गोदोहन में यह विधि सबसे अधिक अपनाई जाती है। इस विधि में अंगूठा को जो अंगूठे को दबाकर और थन को चारों अंगुलियों और मुड़े हुए अंगूठे के बीच में दबाकर थन को दोनों चारों अंगुलियों को और अंगूठे के बीच में इसे दबा लेते हैं। इसे दबाकर दूध दुआ जाता है, दूध निकाला जाता है। यह विधि अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। अभी पहले बताया कि विधि अच्छी नहीं है, पशुओं के लिए काफ़ी कष्टदायक होती है। विधि अत्यंत त्रुटिपूर्ण है और पशुओं के लिए हानिकारक तथा कष्टदायक होती है। इस विधि से लंबे समय तक दोहन करने से पशु के थन पर गांठें, पशु के थन पर ना जो है गांठें पड़ जाती हैं, गांठें भी पड़ जाती हैं। अतः दूध दोहन की इस विधि को नहीं अपनाना चाहिए। इस विधि को आगे लिख सकते हैं हम, इस विधि को नकलिंग मेथड भी कहते हैं। हम अगर लिख सकते हैं ना कि हमारा एक लाइन बढ़ जाएगा, इस विधि को नकलिंग विधि भी कहते हैं, नकलिंग भी कहते हैं। और बात की दूसरी विधि हमारी क्या है, फुल मतलब फेस्टिंग और फुल हैंड मिल्किंग, जिसमें मतलब मुट्ठी विधि है, पूर्ण हस्त विधि। तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया ना, क्योंकि बहुत सारी हैं विधियां जो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण विधि है। तो आपके दिमाग में आएगा जो त्रुटिपूर्ण विधि है तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर दी कि मतलब हैंड मिल्किंग, फुल हैंड मिल्किंग, जो कि मतलब काफ़ी सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। वैसे तो चुटकी विधि भी है, चारों उंगलियों द्वारा है, मतलब इसको चाहे चारों उंगलियों द्वारा कहें, चाहे फुल हैंड मिल्किंग कहें, चाहे फिस्टिंग विधि कहें। तो ये हो गया। मशीन द्वारा भी होता है, दूध दोहन का कार्य किया जाता है। और फिर चुटकी विधि से हम कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि मतलब ये त्रुटिपूर्ण विधि है तो मतलब सर्वोत्तम विधि को ऐड करें, तो ये हमारी सर्वोत्तम विधि है। तो देखिए इसको मतलब ना गोद दोहन की यह सबसे अच्छी विधि है। जो हमारे गोदोहन होते हैं ना, गोदोहन की सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में दोनों हाथों से पूर्ण मुट्ठी का प्रयोग करके दूध निकाला जाता है, मतलब दोनों हाथों से। जैसे कि जहाँ लोग हमारा थन है तो इसे दोनों हाथों से दूध निकाला जाता है, पकड़कर दोनों थनों से क्रमशः दूध की धार निकलती है, मतलब निकाली जाती है। इस विधि में पशु अपने बच्चे को दूध पिलाने के समान सुख का अनुभव करती है और सारा दूध छोड़ देती है। जो इसको कष्ट नहीं होता सारा दूध छोड़ देती है। और फिर ना और जो थन की आकृति है, जो हमारा थन की आकृति है ना, वो निश्चित बनी रहती है। थन का आकार जो है वो निश्चित बना रहता है। वैसे थन के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बात हमारा अगला कुछ प्रश्न है, फार्म पर अभिलेख रखने के 4 उद्देश्य बताइए, मतलब 4 उद्देश्यों को बताइए। जो फार्म पर अभिलेख रखा जाता है, एक कभी काल 6वें नंबर में आता है और 4 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में आता है। तो हम मतलब पढ़ेंगे ना ताकि हमारा काफ़ी वो हो जाए तैयार हो, 6 नंबर का भी तैयार हो जाए, 4 नंबर की तैयार हो, सारा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए
देखो अभिलेख, जैसे जो हमारा अभिलेख होता है ना डेयरी फार्म पर होने वाली लाभ तथा हानि का, जो डेयरी फार्म पर होने वाली लाभ तथा हानि का हर समय ज्ञात रहता है कि हमारा जो है डेयरी फार्म जो मतलब दूध है, जो दूध दुहा जा रहा है, जो पशु से हमारा लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, तो इन सब का हमें ना पूर्ण रूप से ज्ञान रहता है। फार्म के मालिक का अभिलेखों द्वारा पशुओं से निकट संपर्क रहता है। जब हम मतलब अभिलेख रखते हैं तो मतलब देखते हैं कि कौन सी गाय कितना आहार खा रही है, कितना दूध दे रही है, मतलब स्वस्थ कहता है, उसकी मतलब प्रजनन शक्ति कहती है, और जो अगर प्रजनन कर रही है तो उसका मतलब बच्चा कैसा हो रहा है। तो मतलब ये सब अभिलेख रखा जाता है जो कि उसके ना एकदम संपर्क में रहते हैं, पशुओं के हर चीज़ का ज्ञान रहता है कि ऐसा ऐसा होता है। तो अगर हम अगला बात करें तो फार्म के कर्मचारियों तथा नौकरों पर नियंत्रण रहता है। जो हमारे फार्म मतलब होता है ना, जो फार्म पर कर्मचारियाँ रहते हैं, मतलब कर्मचारियों और नौकरों पर ना पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है कि हाँ, जैसे कि हमारी गाय 1 महीने में प्रथम ब्याज में इतना दूध दे रही है तो मतलब इतना देगी। मतलब जैसे भी अगर कोई गाय या फिर भैंस ब्याह रही है ना, तो लगभग 1 से 1.5 माह तक 1 से 1.5 माह काफ़ी अच्छी दूध देती हैं। तो अगर मतलब हमें गाय कब खरीदना चाहिए, जब गाय 1 से 1.5 माह की ब्याई हो। जैसे कि मान लो कि हम गाय लिए, अब वो मतलब 1 से 1.5 माह 2 माह तक ना काफ़ी अच्छी मतलब लगातार अच्छा दूध उत्पादन करती है। तो जिससे कि जान लो कि हम 70,000 का भैंस खरीदें, 70,000 की भैंस खरीदें, तो अगर हम जो है कि दूध का, और फिर दूध में अगर जान लो कि हमारा 10 लीटर दूध दे रही है, 10 लीटर दूध दे रही है प्रतिदिन, तो जान लो कि अगर 60 दिन हमारा दूध दिया, 60 दिन, 3 माह मतलब 2 माह 60 दिन दूध दिए, तो हो जाएगा हमारा 600 लीटर। और यहाँ पर अगर बात करें तो 600 लीटर दूध होता है सम्मत 70 रुपये के आसपास है डेयरी पर। अगर हमारे मतलब भैंस की गाय मतलब गाय अगर जान लो कि हमारा भैंस है, भैंस है 70 लीटर मतलब 10 लीटर पर दिन दूध दे रही है, दूध का रेट 60 रुपये लीटर है, 60 रुपये उठा रहा फाइट उसका डेयरी पर। तो यहाँ पर मतलब 600 लीटर हो गया 2 महीने में, और बात करें 60 रुपये मतलब ले रहा है तो हो जाएगा 3 36, तो सिर्फ हम 36,000 का दूध ही बेच लेंगे। बची जो यहाँ इसमें से 34,000 बचा, वो हम जो है पशुओं को अगली बार मतलब गाभिन करके फिर से बेच देंगे, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा सब। अगली बार जब गाभिन करेंगे तो गाभिन करा कर उसे दोबारा बेच देंगे, तो 70,000 का हम फिर बेच देंगे। अगर गाभिन रहे, जो भैंस गाभिन रहती है ना, उसका अच्छा खासा हमें रेट मिलता है। तो मान लो कि हम गाभिन किए, जैसे कि 2-3 महीना बाकी है ब्याने में, तो हम 80,000 रेट लगाएंगे। अगर 80,000 मिल गया तो इसमें 10,000 प्रॉफिट हो गया, इसमें 10,000 प्रॉफिट हो गया, प्लस 36,000 ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद 10,000 खाना पीना का निकालो, जो कि मतलब आहार का है, हमारा जो है लगभग 26,000 का आज के पास प्रॉफिट हो जाएगा। 26,000 के आसपास एक पशु से प्रॉफिट होगा। ऐसे मतलब 3-4 पशु अगर मतलब कर लेना तो काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा होता है बच्चों, पशुओं के खरीदने और बेचने में सहायता मिलती है। जैसे कि हमें रिकॉर्ड रहता है कि यहाँ पशु हमारी इतना दूध दे रही है, जिससे हम अभिलेख भी दिखाएं, हमारे मतलब पशु दूध दे रही है, नियमित इसका ब्यात अंतराल भी है, तो काफ़ी अच्छा में दूध मिल जाए, मतलब काफ़ी अच्छा में मतलब मोल मिलता है अपनी गाय भैंसों का। फार्म के पशुओं का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है, खरीदने और बेचने में आसानी रहती है। जो हमारा अभिलेख होता है ना, अभिलेख क्यों रखते हैं, बात आई कि अभिलेख क्यों रखते हैं। आप लोगों को भी इसे मतलब अभी कब से अभिलेख बता रहे हैं, तो कभी आपके मन में बात सवाल नहीं आया कि अभिलेख क्यों रखते हैं, अभिलेख क्यों रखते हैं। तो देखो, कोई भी व्यवसाय हो, अगर कोई भी व्यवसाय हो, जैसे कि हम देखो किसी भी व्यवसाय को मुनाफे में चलाने के लिए एक आवश्यक किसी भी व्यवसाय को मुनाफे में चलाने के लिए आवश्यक है कि उसका उचित अभिलेख रखा जाए। जैसे डेयरी मालिकों को, जो हमारे डेयरी मालिक होते हैं, अपने पशु को दिए गए आहार की मात्रा, उनसे उत्पन्न दूध व घी की मात्रा अभिलेख रखना चाहिए। जैसे मतलब अलग अलग पशु के लिए अलग अलग अभिलेख होते हैं। जैसे मतलब कभी कभी पूछा जाता है कि कितने प्रकार के अभिलेख रखे जाते हैं फार्म पर, तो फार्म पर ना 13 प्रकार के अभिलेख रखे जाते हैं।
13 प्रकार के अभिलेख रखे जाते हैं। ये मार्क कभी कल पूछा जाता है। 13 प्रकार का अभिलेख रखा जाता है। अब अगर हम बात करें कि अभिलेखों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेयरी रिकॉर्ड्स। तो जैसे कि अगर बात करें ना कि मतलब जैसे कुछ होता है कि जैसे आहार के लिए रखा जाता है अभिलेख, उसके मतलब पशुवृत्त मतलब पत्र के लिए रखा जाता है, ब्याज पंजी का मतलब रखा जाता है, पशुओं का स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है, पशु प्रजनन रजिस्टर रखा जाता है, स्वास्थ्य पंजी का रजिस्टर रखा जाता है कि मतलब एक वर्ष में इसको क्या क्या हुआ, किस मौसम में। जैसे अधिकतर जो वर्षा ऋतु होते हैं, वर्षा ऋतु में अधिक जो है मतलब प्रोटोजोआ जीवाणु द्वारा फिर मतलब काफ़ी परेशान होते हैं, रिंडर पे तो काफ़ी कुछ होता है, तो इन सब का अभिलेख रखा जाता है। और अभिलेख जो है ना 13 प्रकार के होते हैं, आप लोग मतलब याद रखें, मतलब 13 प्रकार के अभिलेख रखे जाते हैं पेपर में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अपन जो फार्म पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये वाला, फार्म पर नौकरों द्वारा की जाने वाली बेईमानी का पता चलता है कि हमारे नौकर क्या कर रहे हैं। तो जान लो कि उनसे छुपा कर हम लोग अभिलेख रखें कितना दूध उत्पादन हो रहा है, तो मतलब हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं कि विश्वास का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो मतलब पता चल जाता है कि क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ताकि कोई बेईमानी न कर पाएँ। अपन बात करें कि हम कृत्रिम गर्भाधान के लाभ बताइए, जो हमारे कृत्रिम गर्भाधान इसके लाभ, तो इसके काफ़ी मतलब पूछा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान मतलब भारत में किसने लाया, मतलब किसने प्रारंभ किया, कहाँ पर प्रारंभ किया गया था। तो हमारा पहला बात कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ किया गया था 1942 में। कहाँ है वे, इज्जतनगर बरेली में है, इज्जतनगर बरेली में यहाँ पर शुरू किया गया था भारत में। किसने किया था, डॉक्टर संपत कुमारन ने। किसके द्वारा, डॉक्टर संपत कुमारन ने किया था। तो अगर हम बात करें कि मतलब कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, तो यह प्रणाली पशुओं के लिए नस्ल सुधारने का मुख्य स्रोत है। जैसे कि अगर आप जान लो कि हमारे पास कोई अच्छा बैल वैल नहीं है, तो मतलब हमेशा ऐसे कराते रहेंगे। और कृत्रिम गर्भाधान से हम उचित मतलब जो हमारे पशुपालन केंद्र होते हैं ना, वहाँ पर हम अच्छे सांड पाले जाते हैं, जिससे कि जो है ना हमें अच्छे नस्ल का वीर्य प्राप्त हो जाता है। तो नस्ल सुधारने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रणाली को अपनाकर पशुपालकों की धन, समय और श्रम की बचत होती है। पहली बात तो इसको धन, समय और श्रम की बचत कैसे होती है। जो धन हो वो मतलब अगर हम पालेंगे, अगर हम अच्छे सांड पालेंगे तो हमें काफ़ी पैसा लगेगा उसके आहार के लिए, उसे खरीदने के लिए, और समय भी लगेगा उसे पालने के लिए, श्रम भी करना पड़ेगा, तो उसकी बचत होती है। और कृत्रिम गर्भाधान द्वारा आकार में छोटी बड़ी अथवा अपंग व भैंसों का भी प्रजनन किया जा सकता है। जो हमारी गाय छोटी बड़ी है, वह अपंग है, जो खड़ी नहीं हो सकती ना, उन सबका जो है मतलब ना गर्भाधान, उन सबको ना प्रजनन किया जा सकता है इस विधि द्वारा। और बात करें इस विधि से अगर हम बात करें तो एक विधि में जैसे कि होता है कि एक वर्ष में एक सांड से कितने प्रजनन मतलब कि कितने प्रजनन कार्य किए जा सकते हैं, मतलब कितनी गायों को गर्भित कराया जा सकता है। तो 70 से 80 गाय होती हैं ना, उसको गर्भित कराया जा सकता है इससे, एक सांड से एक वर्ष में। इससे ज़्यादा नहीं कराना चाहिए। अगर हम स्वस्थ पशु चाहें तो, नहीं तो कैसे कराते रहें। और बात करें हम जैसे हो गया अपन इस विधि में एक बार में एकत्रित किए गए सांड के वीर्य को 10 गायों को गर्भित किया जा सकता है। जो इस विधि से अगर हम जो एकत्रित कर रहे हैं, जो हम वीर्य एकत्रित कर रहे हो ना 10 से
अगर एक बार में एकत्रित कर रही हैं तो कम से कम 10 सांडों को, 10 गायों को एक सांड से हम जो बीज एकत्रित कर रहे हैं वो 10 गायों को गर्भित कराया जा सकता है। 10 गायों हों चाहे भैंस हों, गर्भित किया जा सकता है। और अगर मतलब सिर्फ सांड से एक वर्ष में लगभग 70 से 80 गायों पर सांड रखते हैं। मतलब अगर हमारे पास 70 से 80 गायें हैं, 70 से 80 गायें तो उस पर हम एक सांड रखते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक सांड से 70 से 80 गायों को गर्भित कराया जा सकता है। और आगे बात करें हम, यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रोकरियम कैनुला। ये काफ़ी बार आता है, हमेशा मतलब पूछा जाता है ट्रोकरियम कैनुला क्या है, इसका मतलब कार्य क्या है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जो कि ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी पेपर उठाकर देख लो ना तो यह कभी न कभी तो जरूर पूछा रहता है। तो अगर कहीं मतलब मैं प्रूफ दे दूँ कभी पूछा गया है, किस पेपर में पूछा गया। पहली बात एक पेपर में ही पूछा गया है, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा मतलब 2024 से 25 में पूछा गया था, हम देख कर बता रहे हैं। चलिए हम अगले में लेकर आएंगे, मतलब पेपर मिल नहीं रहा है। तो ट्रोकरियम कैनुला मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड पेपर में भी जो हमारा वाइवा होता है उसमें पूछा जाता है। जो हमारा वाइवा होता है ना उसमें पूछा जाता है ट्रोकरियम कैनुला क्या है, इसके कार्य क्या है, कैसा होता है, इसमें ट्रोकर कौन सा होता है और कैनुला कौन सा होता है। तो देखिए पहले जो हमारा ट्रोकर होता है, यहाँ पर पहली बात यहाँ धातु को बना, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो जान लो कि हमारे हो गया ट्रोकरियम कैनुला, हमारा ट्रोकरियम कैनुला हो गया ना, तो समझ लो हमारा ट्रोकर है, ये हमारा ट्रोकर, ये हमारा कैनुला है। तो हम इसको जो गाय का रुमेन होता है जिसमें उसमें दूसरे मतलब कुछ खा लेते, पानी में ज़्यादा अधिक मात्रा में खा लेती हैं, या फिर उसमें अधिक मतलब ना दूषित गैस बन गई है, या फिर कुछ गैस खा ली जिसमें उसका पेट फूल गया है, तो उसको छेद करके उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे गैस को बाहर निकालने की कोई दवा डालनी हो, दवा को डालने के लिए ना इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया हमारा ऐसे रहता है, तो जान लो कि ऐसे है। अगर पहले हम इसको इसे मतलब गाय के बाईं ओर कोख में रुमेन में इसे मतलब डाल देंगे, डालने के बाद ना इसको हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा होगा ट्रोकर। और जो कैनुला अंदर रहता है ना, जैसे मान लो कि हम गाय के अंदर छेद किए, इसे डालें उसके बाईं कोख में डालें, उसके बाद फिर हम इसको निकाल लिए, ट्रोकर को निकाल लिए, तो हमारा ट्रोकर हो गया। ये जो अंदर रहता है ना, ये हमारा कैनुला अंदर रहता है, जिससे कि ना उसकी मतलब दवा डाल सकते हैं, और फिर दवा डाल सकते हैं, दूसरी जैसे कुछ खा लिया उसको निकाल सकते हैं उसकी कोख से, और हम मतलब दूसरी गैस निकाल सकते हैं, पन्नी जो पॉलीथीन खा रहे तो उसको निकाल सकते हैं। और फिर अगर बात करें ना कि यह मतलब छोटे बड़े पशुओं को, जैसे जो छोटे बड़े पशु होते हैं उनके मतलब जो छोटे बड़े पशु होते हैं उनके लिए ना उनके हिसाब से अलग अलग आता है, छोटा बड़ा ना अलग अलग आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यह धातु को बना हुआ एक हैंडल युक्त एक नोकदार यंत्र होता है, मतलब यंत्र है, यह धातु का बना हुआ हैंडल युक्त एक नोकदार यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग जब पशु अफरा रोग से पीड़ित इस यंत्र का प्रयोग जब पशु को अफरा रोग से पीड़ित होता है, या फिर अफरा रोग से पीड़ित पशु के रूमेन में दूषित गैस होती है उसे बाहर निकालने के लिए तथा दवा डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र को पशु की उभरी हुई बाईं कोख में, तभी पहले बताएं कि इस जो बाईं कोख होती है, उभरी हुई बाईं कोख होती है कि रूमेन वाले भाग में गाड़ देते हैं और ट्रोकर को बाहर निकाल लेते हैं। कैनुला को कोख में ही रहने दिया जाता है। कैनुला नली द्वारा कोख की सारी गैस बाहर निकल जाती है। जो हमारे कैनुला नली द्वारा ना कोख की सारी गैसें बाहर निकल जाती हैं। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है लैक्टोमीटर तथा ब्यूटाइरोमीटर में अंतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है वाइवा के लिए कि लैक्टोमीटर का कार्य क्या होता है
और फिर ब्यूटाइरोमीटर का। पहले यहाँ पर समझिए कि जो लैक्टोमीटर है जो दूध की अपेक्षित मतलब दूध का घनत्व नापते हैं लैक्टोमीटर से। और जो ब्यूटाइरोमीटर होता है ना, इससे दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा को नापते हैं। ब्यूटाइरोमीटर से दूध की अपेक्षित मतलब दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा को नापते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह कांच का बना हुआ बेलनाकार आकृति का एक आकृति का होता है। तो कैनोल मतलब लैक्टोमीटर होता है, यह कांच का बना हुआ बेलनाकार आकृति का होता है। इसके ऊपर न 0 से 40 तक अंकों के निशान बने रहते हैं। और फिर इसमें यह भी कांच का बना होता है या मतलब ये भी कांच का बना हुआ एक यंत्र है। इस पर न 0 से 10 तक के अंकों के निशान रहते हैं। और बाकी दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दूध में वसा प्रतिशत या शुद्ध दूध में वसा प्रतिशत की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। दूध में वसा प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो अगर बात करें हम और तो मतलब अगर जैसे कि शुद्ध गाय का लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, अशुद्ध मतलब जो शुद्ध गाय का दूध होता है उसकी लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, और भैंस की शुद्ध दूध का लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, ये हमें अगर पूछा जाता है। जो हमारी गाय होती हैं इनके शुद्ध दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, तो 30 से 32। और भैंस का कितना होता है, जो हमारी भैंसें होती हैं उनकी लैक्टोमीटर रीडिंग होती है, जैसे भैंस की शुद्ध दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग 28 से 30 होती हैं। गाय की शुद्ध दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग 28 से 30 होती है, तथा भैंस के शुद्ध दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग 30 से 32 होती हैं। उसका 28 से 30 होती हैं भैंस के। और वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसमें H2SO मतलब हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल जैसे H2SO4 कहते हैं, दूध तथा एमाइल अल्कोहल लेकर न सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। और जो उसके बाद जो ब्यूटाइरोमीटर पर रीडिंग आती है उसे पढ़ लेते हैं, उसी हिसाब से बता देते हैं कि इसकी इतना प्रतिशत वो है मतलब वसा है। गौशाला की सफाई, हमारा अगला प्रश्न है गौशाला की सफाई करने की विधियाँ बताइए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गौशाला में सफाई करने की विधियाँ बताइए। जैसे कब सफाई किया जाता है, जैसे गौशाला में 3 प्रकार की सफाई की जाती है। कौन कौन? पहले हो गया नियमित यानी प्रतिदिन सफाई की जाती है। एक की जाती है ना, जैसे कि जब कोई पशु मर जाता है या सामयिक सफाई की जाती है, मतलब आकस्मिक सफाई की जाती है जब पशु मर जाता है। एक होता है समय पर, जैसे कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने पर ना उसकी सफाई की जाती है। संपूर्ण जैसे गौलों के जैसे कमरा हो गया ना, सबका जो जिसमें दूध रखा जाता है सब हर एक चीज़ की सफाई की जाती है। तो ये हो गया। उसकी बात करें ना कि गौशाला की सफाई हो गई। फिर हम बात करें, अगर इसको समझे ना कि गौशाला में जो प्रतिदिन सफाई होता है, उसके प्रकार जैसे मतलब गौशाला में पशुशाला की सफाई और गौशाला के अन्न मतलब जो अन्न होते हैं ना उनकी सफाई, जैसे अन्न कमरे होते हैं, अन्न भवन की सफाई, जैसे गौशाला भवनों में दूध दोहन का कमरा हो गया। और फिर मिल्क स्टोरेज जो हमारे जहाँ पर हमारा दूध रखा जाता है, दूध का स्टोर किया जाता है, उसकी सफाई किए जाते हैं। दूध पदार्थ बनाने वाले कक्ष मतलब कमरे जहाँ पर दूध पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारी मलाई होगी, इसे जहाँ पर बनाई जाती है उसका भी किया जाता है सफाई वहाँ पर भी। और फिर प्रयोगशाला की सफाई की जाती है। आज मतलब इमारतें संपूर्ण गौशाला की सफाई की जाती है। एक सामयिक सफाई होती है जब हमारा पशु मर जाता है या फिर कुछ और, मतलब जब पशु मतलब एक समय से मतलब वैसी होती है ना कि एक निश्चित समय पर किया जाता है। जैसे कि मतलब कि वर्ष में कम से कम 2 बार डेयरी फार्मों के कभी भवनों को ना साफ किया जाता है। सभी भवनों को वर्ष में 2 बार कम से कम
वर्ष में 2 बार भवनों का निर्माण साफ किया जाता है। जहाँ कभी भी धूल मिट्टी व टुकड़े अथवा मकड़ी के जाले लगे होना, उन्हें झाड़ पोंछ कर साफ कर देते हैं। और बात करें आकस्मिक सफाई, जब हमारा पशु मर जाता है, ना, तो मतलब वहाँ का जैसे कि हमारा मतलब कोई रोग से मरा है, जिसकी मतलब कोई रोग थी, जैसे मतलब थनैला रोग था, गला घोंटू रोग था, या फिर खुरपका मुंहपका रोग था, तो अगर मत हो जाए ना तो शीघ्र उस स्थान को ना जीवाणु रहित पहले करना चाहिए, क्योंकि संक्रामक जो मतलब रोग से अगर पशु की मृत्यु हुई है ना, तो उसके कीटाणु ना फर्श पर रहेंगे, इसके लिए ना सर्वप्रथम वहाँ पर अवशेषों को, जो उसकी मतलब अवशेष होते जैसे मतलब मलबूत किया हो ना, वहाँ को हटाकर जला दें। और फर्श की अगर मतलब फर्श कच्चा हो ना, अगर फर्श हमारा कच्चा हो तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है ना, वहाँ पर कुछ मिट्टी से खोद कर वहाँ से 3 से 4 फीट मिट्टी हटाकर अन्य मिट्टी डाल देना चाहिए। और फिर DDT या BHC से ना मिलाकर ना, मतलब कीटाणु रहित पशुओं की मतलब मिट्टी के साथ ना आ सके, जिसे मतलब ना सफाई करना, मिट्टी में ना ऐसे मिलाकर ना कीटाणु पशुपालक में मिट्टी के साथ ना आ सके, मतलब ये सब करना चाहिए। उसके बाद ना फिनाइल डालकर, अगर पक्की फर्श हो, हमारी पक्की फर्श हो ना, तो फिनाइल डालकर, कौन सा फिनाइल डालकर, हमारे फिनाइल डालकर अच्छी तरह से रगड़कर ना पशुओं को साफ करना चाहिए। अगर नादे वादे हों, जैसे कि जिसमें हम चारा डालते हैं, उसे KMNO4 लाल दवा से ना सफाई करनी चाहिए, लाल दवा कर साफ कर देना चाहिए। और इसमें हम बात करें हैं लैक्टोमीटर, गौशाला की सफाई करने की मतलब हो गई, विधि बताइए। अब फिर अगर हम बात करें ना इसकी, तो विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है, होल्स्टीन फ्रीजियन, और भारत में साहिवाल। तो मेरिनो एक नस्ल है, एक भेड़ की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सी चारे की फसल है? इसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में, कौन सी चारे की फसल है। ट्रेप का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? मतलब पहले बताएं कि थनैला रोग, मतलब ताकि पशु को थनैला रोग ना हो, सप्ताह में 2-3 सप्ताह में एक बार स्टेप का परीक्षण करा लेना चाहिए। अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है, अंडे में 13% प्रोटीन पाई जाती है। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? बकरी के मांस को चीवन कहते हैं। गाय का ऋतुचक्र एक मतलब 19 से 21 दिन का होता है। विदेशी गाय का बेचना तो बॉस टॉरस होता है। पश्मीना प्राप्त होता है, पश्मीना जो कश्मीरी बकरी होती है ना, कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। और मोहेर किससे प्राप्त होता है? जो मोहेर होता है, मोहेर, इसे मोहेर और अंगोरा, यहाँ पर रा है, इसमें भी रा है, तो कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पर रा भी है, यहाँ पर भी रा है, तो मोहेर और अंगोरा, मोहेर अंगोरा। और पश्मीना जो है वो कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है। गाय में दुग्ध रक्त में किसी कमी से बहता है? इसका काफ़ी आसान है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। जो हमारे गाय में दुग्ध और रक्त में ना ... की कमी से होता है, तो ये कमेंट बॉक्स में हम लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, होल्डिंग अप ऑफ मिल्किंग, जो दूध स्थगन होते हैं, इसको मतलब दूध स्थगन कहते हैं, दूध का रुकना दूध स्थगन कहते हैं। देखा, यदि पशु जानवर का दूध निकालने के समय अगर हम पशु जानवर का दूध यानी कि पशु का दूध निकाल रहे हैं, तो पसराने के समय किसी कारण, पशु का दूध निकालने समय या पसराने के समय किसी कारण पशु डर जाता है, अगर हमारा पशु डर जाता है अथवा उत्तेजित हो जाता है, तो एड्रीनल, जो हमारी एड्रीनल ग्रंथि होती है, इससे एपिनेफ्रिन, एड्रीनल ग्रंथि से ना एपिनेफ्रिन हार्मोन्स जो है निकलता है, जो आयन पर ना जो ऑक्सीटोसिन होती है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का काम दूध को उतारने में मदद करता है, दूध को उतारने में मदद करते हैं, जो ऑक्सीटोसिन होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के विपरीत प्रभाव डालकर दूध के बहाव को बंद कर देती है, जिससे दूध स्थगन अथवा दूध का चढ़ाना कहते हैं। जो
दूध का मतलब स्राव बंद हो जाएगा तो दूध अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे मतलब दूध रुक जाएगा तो उसे कहते हैं दूध का चढ़ाना। गाय ने अपनी दूध पूरा चढ़ा ली है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2 मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।